जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने किडनी की संरचना पढ़ी थी। दोस्तों जो किडनी के जो महत्वपूर्ण भाग थे उनमें अपन ने पढ़ा था। दोस्तों एक होता है जो किडनी का बाहरी आवरण होता है, उसको बताया था दोस्तों मैंने, वक्रीय संपुट कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों अपन ने कोर्टेक्स पढ़ा था, मेडुला पढ़ा था, वक्रीय ध्वनि पढ़ी थी दोस्तों, वक्रीय सिरा पढ़ा था, द्रोणिका पढ़ा था। दोस्तों द्रोणिका कहते हैं पेल्विस को, जिसमें दोस्तों मूत्र एकत्रित होता है। मूत्र नलिका बताई थी, मूत्र वाहिनी बताई थी दोस्तों, और मूत्र नलिका जहाँ से निकलती है दोस्तों उसे आइलम कहा जाता है, ये भी बताया था। उसके बाद में वक्रीय पाली पढ़ी थी, वक्रीय पिरामिड पढ़े थे, वक्रीय स्तंभ पढ़े थे दोस्तों। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी, बहुत ही अच्छे से पढ़े थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों किडनी में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, आज ये पढ़ेंगे। मूत्र मूत्र से संबंधित कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, वो पढ़ेंगे। और यूरिया से संबंधित भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। आज देखना मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि किडनी के दो मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों। एक होता है रुधिर का शुद्धिकरण करना और दूसरा होता है अशुद्धियों को छानने का कार्य करता है। जो किडनी होती है दोस्तों, वो किडनी का पहला कार्य है रुधिर का शुद्धिकरण और दूसरा कार्य है अशुद्धियों को छानने का कार्य करती है। बात फिक्स हो गई दोस्तों। जो किडनी होती है हमारी, ये रुधिर का शुद्धिकरण करती है और अशुद्धियों को छानने का कार्य भी करती है दोस्तों। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था जो किडनी की इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर जो संरचना थी उसमें मैंने दोस्तों आपको नेफ्रॉन बताया था, जहाँ पर नेफ्रॉन लगे हुए थे तिनके के रूप में। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों इस नेफ्रॉन के तीन कार्य होते हैं। दोस्तों नेफ्रॉन की संरचना हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको नेफ्रॉन के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों वो सारे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नेफ्रॉन होता है किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के तीन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला कार्य कौन सा है? पहला कार्य है दोस्तों छानना, फिल्ट्रेशन करना। दूसरा कार्य है दोस्तों पुनः अवशोषण करना। जो छना हुआ पार्ट है, जो बच गए उसमें जो मटेरियल है उसको दोबारा छानना, पुनः अवशोषण करना। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि जो अशुद्धियां बच जाती है उन अशुद्धियों को क्या करता है? इकट्ठा करना, संग्रहण करना। तो दोस्तों ये नेफ्रॉन के तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं। उसके बाद में दोस्तों दो छोटी छोटी बातें हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, इनका भी आप ध्यान रखना। किडनी होती है दोस्तों, वो 1 मिनट में 125 मिलीलीटर अशुद्धियां छानकर अलग करती है। दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो किडनी होती है सॉरी, जो किडनी होती है वो 1 मिनट में कितनी अशुद्धियां छानकर अलग करती है? तो दोस्तों ध्यान रखना 125 मिलीलीटर अशुद्धियां छानकर अलग करती है। अगर दोस्तों मैं सारे दिन भर की बात करूं, प्रतिदिन की बात करूं, दिन भर की बात करूं, तो दिन भर में दोस्तों 180 लीटर अशुद्धियां छानकर किडनी अलग करती है। बात आई समझ में? अब दोस्तों गौर करना, एक छोटी सी बात है, ठीक है। अपन जो प्रतिदिन मूत्र का श्रावण करते हैं दोस्तों, प्रतिदिन जो मूत्र का त्याग करते हैं वो करते हैं हम 1 से 1.5 लीटर। लगभग कितना करते हैं? 1.5 लीटर, जो कि 180 लीटर का, यानी कि जो किडनी हमारी प्रतिदिन, कहने का मतलब दिन भर में 180 लीटर अशुद्धियां छानकर अलग करती है, लेकिन हम त्याग तो 1.5 लीटर का करते हैं। तो दोस्तों ये 1.5 लीटर, अगर 180 लीटर का मैं 1.5 लीटर अनुमान देखूँ तो लगभग ये आता है दोस्तों 1 लीटर से भी कम आता है, 1% से भी कम आता है, सॉरी 1% से भी कम आता है 180 लीटर का, 1.5%, 1.5 लीटर 1% से भी कम आता है। लेकिन दोस्तों तो अशुद्धियां तो अपन ने 180 लीटर छानी थी, जब 1% से कम आ रहा है तो बाकी का 99% गया कहाँ? तो दोस्तों ये बाकी का जो 99% बचा हुआ है इसका पुनः अवशोषण होता है दोस्तों किडनी में। क्या होता है? इसका पुनः अवशोषण होता है। बात आपको क्लियर हुई? मैंने नेफ्रॉन के कार्य बताए, पहले छानता है, फिर अवशोषण करता है, और फिर क्या करता है दोस्तों? उसको संग्रहण करता है, एकत्रित करता है। अब बात का ध्यान रखना दोस्तों, मैंने छोटी छोटी चीजें बताई आपको, लेकिन आपको लगा होगा कि इसमें से ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा बताने वाली चीजें क्या। लेकिन दोस्तों अगर मैं देखूँ तो 6-7 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो किडनी के दो मुख्य कार्य है। क्वेश्चन आ सकता है किडनी का निम्न में से मुख्य कार्य है? तो रक्त का शुद्धिकरण, अशुद्धियों को छानने का कार्य है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? तो किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? मुख्य भाग।
तो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं नेफ्रॉन के? तो एक छानना है, एक पुनर्अवशोषण है और संग्रहण है। दोस्तों मानता हूँ इसका क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन ये तो क्वेश्चन बन सकता है कि किडनी 1 मिनट में कितनी अशुद्धियाँ छानकर अलग करती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी करती है? 125 मिलीलीटर अलग करती है। दूसरा, प्रतिदिन भी पूछा जा सकता है, दिन भर में पूछा जा सकता है, 24 घंटे में कितनी अशुद्धियाँ छानकर अलग करती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, 180 लीटर छानकर अशुद्धियों को अलग करती है किडनी दिन भर में। और एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि दिन भर में मानव के द्वारा कितना मूत्र का त्याग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, 1.5 लीटर मूत्र का त्याग दिन भर में किया जाता है मानव के द्वारा। तो आया ना दोस्तों अब आपको समझ में कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आती है किडनी की प्रॉब्लम। अब दोस्तों हम किडनी की प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि किडनी में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों किडनी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जो कि अधिकांश देखी भी जाती है और सुनी भी जाती है, उसका नाम है डायबिटीज। दोस्तों डायबिटीज 2 प्रकार की होती है। और दोस्तों जो आम तौर पर जो डायबिटीज जिसे हम सुनते हैं, जो जिसे हम जानते हैं, वो है डायबिटीज मेलिटस। कौन सी है? डायबिटीज मेलिटस, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है। जिसे कौन सा रोग कहा जाता है? मधुमेह भी कहा जाता है। लेकिन एक दूसरा प्रकार हो रहा है इसका दोस्तों, वह है डायबिटीज इंसिपिडियस। इसे उदक में कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उदक में। अब दोस्तों दोनों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नंबर 1 पर देखिए डायबिटीज मेलिटस, जिसे क्या कहा जाता है? मधुमेह कहा जाता है। देखिए दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मूत्र में ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? डायबिटीज मेलिटस में एक इंसुलिन हार्मोन होता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है दोस्तों? ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करना? कम करना। अच्छे से दोस्तों एक बात फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ, बहुत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बात बोल रहा हूँ ना वो। तो जो डायबिटीज मेलिटस रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, इसमें दोस्तों इंसुलिन जो हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है? ग्लूकोज की जो मात्रा होती है ना, उस ग्लूकोज की मात्रा को मूत्र में कम करता है। तो दोस्तों जब भाई कम कर रहा है तो खुद इंसुलिन हार्मोन की मात्रा, ये जब इंसुलिन हार्मोन की जब मात्रा, इंसुलिन हार्मोन की जब खुद की कमी हो जाती है, स्वयं की कमी हो जाती है, तो फिक्स है भाई ग्लूकोज में, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। भाई बेसिकली बात है, सीधी सी बात है। जिस इंसान को जिस कार्य करने के लिए अपन ने दिया है, अगर उस इंसान से वह कार्य, अगर वो इंसान खुद बीमार है तो वो कार्य फिक्स है बढ़ेगा। जैसे कि अपन ने कोई लड़का है, वो लड़के को मैंने कहा कि भैया इसमें 10 पेज लिख देना, आप कोई भी नकल करके 10 पेज भर देना। तो दोस्तों मैं बात करूं, अगर वो लड़का स्वयं बीमार है तो जब वो भरेगा नहीं तो वो 10 पेज बढ़ेगा ही तो सही। उसी तरीके से छोटी सी बात है दोस्तों, इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी से मूत्र में ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से है। तो भाई साहब ध्यान रखना, जो ग्रंथि पढ़ेंगे ना तब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका होती है वहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इसके लक्षण क्या क्या है? इसमें दोस्तों बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, और जो टॉयलेट जाते हैं ना तब जलन होती है। तब क्या होती है दोस्तों? जलन होती है। तो बात आई आपको समझ में? ये था दोस्तों डायबिटीज मेलिटस। अब बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस की। तो दोस्तों इसे उदक में रोग भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है? एडीएच वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से मूत्र में जल बढ़ जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, जो एडीएच होता है ना, एडीएच वेसोप्रेसिन हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है? जो मूत्र में जल होता है ना उसको कंट्रोल करता है, उसको कम करता है, नियंत्रण बनाए रखता है दोस्तों। लेकिन जब स्वयं की कमी हो जाती है, एडीएच या वेसोप्रेसिन की हार्मोन की जब स्वयं की कमी हो गई तो मूत्र में फिक्स जल बढ़ेगा, है कि नहीं है? अब तो दोस्तों इसकी कमी होने से क्या होता है? मूत्र में जल बढ़ जाता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से मूत्र में क्या बढ़ जाता है? जल बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर बात? देखिए दोस्तों एडीएच हार्मोन निकलता कहाँ से है? तो दोस्तों एडीएच हार्मोन जो निकलता है वो निकलता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि सिर में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। दोस्तों जो एडीएच हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। जो एडीएच हार्मोन होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या क्या है दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडियस के? तो इसमें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है दोस्तों।
इसमें क्या करना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। अगर ये लक्षण है तो फिक्स है, डायबिटीज इंसिपिडियस है। अगर जलन होता है तो मधुमेह है, अगर जलन नहीं होता तो उदक में है, डायबिटीज इंसिपिडियस। और अगर जलन होता है तो कौन सा है, डायबिटीज मेलिटस है। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों बात की जाए ग्लूकोज की। आपने सुना होगा कि जो जिसकी डायबिटीज बीमारी होती है ना, उसको मीठा खाने से रोका जाता है कि भाई मीठा मत खाओ, क्योंकि मीठे में दोस्तों ग्लूकोज होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज की मात्रा का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, तो दोस्तों जो ग्लूकोज की मात्रा होती है ना, ग्लूकोज की मात्रा वो भूखे पेट में होती है 60 से लेकर के 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में, प्रति 100 ml ब्लड में। कहने का मतलब दोस्तों, अगर 100 ml ब्लड की जांच की जाए तो उसमें भूखे पेट जो ग्लूकोज की मात्रा होती है दोस्तों, वो होती है 60 से लेकर के 100 मिलीग्राम। आई बात आपको समझ में। अगर इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, भूखे पेट में अगर जांच की जाए, अगर बढ़ी हुई मात्रा प्राप्त हो जाए दोस्तों, तो फिक्स कौन सा रोग होता है, डायबिटीज मेलिटस, उदक में। बात आ गई समझ में। अब दोस्तों खाना खाने के बाद अगर जांच की जाती है और उसमें 100 ml ब्लड में 100 से लेकर के 140 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर आपको ग्लूकोज की मात्रा मिल जाती है दोस्तों, तो कौन सा रोग होता है, डायबिटीज मेलिटस, उदक में रोग होता है। आगे बात आपको सॉरी उदक में नहीं, सॉरी मधुमेह रोग होता है। आ गया आपको बात समझ में। तो ये था दोस्तों ग्लूकोज की जो भूखे पेट में मात्रा कितनी थी और खाने के बाद में कितनी थी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इलाज की कि भाई डायबिटीज़ का जो इलाज किस तरीके से किया जाता है। तो डायबिटीज़ के इलाज के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो ऊँटनी होती है ना, ऊँटनी का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। किसका दूध दोस्तों सबसे अच्छा माना जाता है, जो ऊँटनी होती है उसका दूध सबसे अच्छा माना जाता है। नंबर 2 पर बात करता हूँ दोस्तों। पहले क्या होता था, डायबिटीज़ के इलाज के लिए जो सुअर होते हैं ना, उन सुअरों के अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन प्राप्त किया जाता था, क्योंकि दोस्तों इंसुलिन की कमी हो गई तो फिक्स है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों पहले क्या होता था, डायबिटीज के इलाज के लिए सुअर के अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकालते थे। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में क्या करते हैं, वर्तमान में ऐसा तो करते नहीं है, क्योंकि दोस्तों सबके कृत्रिम इंसुलिन आ गए। तो होता क्या है दोस्तों, वर्तमान में क्या करते हैं, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बेटिंग और एक का नाम था बेस्ट। इन्होंने दोस्तों एक जीवाणु पकड़ा और उस जीवाणु का नाम था दोस्तों ई कोलाई। उस जीवाणु का नाम क्या था, ई कोलाई। इस दोस्तों इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन जीवाणु की मदद से कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया। और उसका नाम क्या था दोस्तों, हुमुलिन इंसुलिन। क्या नाम था दोस्तों, हुमुलिन इंसुलिन। दोस्तों हुमुलिन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि दोस्तों ये जो इंसुलिन थी ना, वो ह्यूमन के लिए, मानव के लिए बनाई गई थी, इसलिए दोस्तों ह्यूमन और इंसुलिन दोनों को मिला करके इसका नाम क्या रखा गया था, हुमुलिन। क्या रखा गया था, हुमुलिन। तो इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कृत्रिम इंसुलिन होता है उसका नाम क्या है, तो क्या नाम है, हुमुलिन इंसुलिन। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं दोस्तों कि डायबिटीज वाले व्यक्तियों को मीठा नहीं खाने दिया जाता। अब मैंने थोड़ी देर पहले भी इस बात को एक्सप्लेन की थी, जो डायबिटीज जो रोगी होता है दोस्तों, उसको मीठा खाने से रोका जाता है, क्योंकि मीठे में क्या होती है दोस्तों, ग्लूकोज होती है। और अगर ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है दोस्तों, तो वो फिर खतरनाक होती है। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है कि जो डायबिटीज के जो रोगी होते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति होते हैं, उनके भोजन को मीठा करने के लिए कृत्रिम शर्कराओं का उपयोग किया जाता है। किसको उपयोग किया जाता है दोस्तों, कृत्रिम शर्कराओं का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो कृत्रिम शर्करा होती है वो 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर होती है दोस्तों सेकेरिन, नंबर 2 पर एस्पार्टेम, नंबर 3 पर एलिटेम और नंबर 4 पर नियोटिन। दोस्तों जो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, कृत्रिम शर्करा होती है, सबसे मीठी जो कृत्रिम शर्करा होती है दोस्तों, वो होती है एलिटेम। कौन सी होती है, एलिटेम होती है। दोस्तों ये एलिटेम होती है ना, ये लगभग दोस्तों शक्कर से 2000 गुना मीठी होती है। कितनी होती है दोस्तों, शक्कर से 2000 गुना मीठी होती है। शक्कर से कितनी होती है, 2000 गुना मीठी होती है। ठीक है, अब बात आगे करते हैं दोस्तों, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है। तो दोस्तों सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की बात करूं, सॉरी, सबसे मीठी जो प्राकृतिक शर्करा होती है वो होती है दोस्तों, जो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है उसका क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप दो। बताने को तो बता दूंगा दोस्तों मैं, सबसे मीठी जो प्राकृतिक शर्करा होती है उस क्वेश्चन का आराम से बता दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है।
किसको देना है दोस्तों? आपको देना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर जवाब दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इन फतरी की। इसका दूसरा जो रोग होता है किडनी से संबंधित वो होता है फतरी स्टोन। कौन सा होता है दोस्तों? फतरी स्टोन। फतरी कह दो या स्टोन कह दो, या फिर इसको ही दोस्तों क्या कह दो? रीनल कह दो। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaC2O4। क्या होता है? CaC2O4 होता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, किडनी में जब कैल्शियम ऑक्जिलेट का जब क्रिस्टल जमा हो जाता है ना दोस्तों, तो क्या होता है? फतरी की समस्या आ जाती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का जब क्रिस्टल जमा हो जाता है तो क्या होता है? फतरी की समस्या आ जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना। फतरी की समस्या क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्जिलेट का जब क्रिस्टल फतरी के किडनी के अंदर जमा हो जाता है ना दोस्तों, तब क्या होता है? फतरी की समस्या आ जाती है। नंबर तीसरी दोस्तों जो किडनी से संबंधित है, अगर मूत्र में यूरिया बढ़ जाता है दोस्तों, अगर मूत्र में यूरिया बढ़ जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है यूरेमिया। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जब मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? ये निम्न में से है, तो दोस्तों क्या है? यूरेमिया। मूत्र के साथ अगर रुधिर आता है दोस्तों, अगर मूत्र के साथ में रुधिर आता है दोस्तों, उसे कहा जाता है हीमेटूरिया। उसे क्या कहा जाता है? हीमेटूरिया कहा जाता है। और दोस्तों अगर मूत्र में मूत्र की मात्रा ही बढ़ जाए, अगर मूत्र में, कहने का मतलब अगर प्रतिदिन व्यक्ति मानव बॉडी 1.5 लीटर मूत्र त्याग कर रही है, लेकिन 1.5 लीटर से ज़्यादा अगर मूत्र बनाना स्टार्ट होगा, अधिक मूत्र का स्रावण कर रही है दोस्तों बॉडी, तो उस बीमारी को कहा जाता है दोस्तों पॉलीयूरिया। क्या कहा जाता है? पॉलीयूरिया। अगर मूत्र में मूत्र की मात्रा बढ़ जाए तो। और अगर दोस्तों मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाए दोस्तों, मूत्र में जो जल होता है वो 95% होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, जब मूत्र के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? 95%। अगर 95% से ज़्यादा अगर जल की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो उस बीमारी को कहा जाता है डायूरेसिस। क्या कहा जाता है? डायूरेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति की या इंसान की जो किडनी दोनों खराब हो जाती है तो क्या होता है? जो रुधिर को जो छाना जाता है दोस्तों, प्रयोगशाला में छाना जाता है। किस में छाना जाता है दोस्तों? प्रयोगशाला में छाना जाता है। अब प्रयोगशाला में छानने की जो विधि होती है दोस्तों, जो प्रयोगशाला में छाना जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों डायलिसिस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, किस तरीके से आता है कि क्वेश्चन आता है कि रुधिर को प्रयोगशाला में छानने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? ये जब रुधिर को प्रयोगशाला में छाना जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है इंग्लिश में डायलिसिस, या अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में कहा जाता है दोस्तों इसे अपोहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अपोहन कहा जाता है। तो दोस्तों इस विधि में एक झिल्ली उपयोग में ली जाती है, उसे कहा जाता है दोस्तों सेलोफेन। इस झिल्ली का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अगर मैं जब क्वेश्चन सेक्शन बताऊंगा दोस्तों तो उसमें आपको इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बता रहा हूँ कि जब इसमें जो किडनी होती है, इन जब रुधिर का शुद्धिकरण किया जाता है प्रयोगशाला में या अस्पताल में, तो दोस्तों एक झिल्ली उपयोग में ली जाती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? सेलोफेन झिल्ली। आ गया आपको समझ में? ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब दोस्तों बात करते हैं मूत्र की। अगर मैं मूत्र के निर्माण की बात करूँ दोस्तों कि मूत्र का निर्माण होता कहाँ पे है, तो दोस्तों आप सब जानते हैं जो मूत्र का निर्माण होता है वो होता है किडनी में। कहाँ पे होता है दोस्तों? किडनी में। मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, जो मूत्र की जो मात्रा होती है वो प्रतिदिन होती है दोस्तों 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर होती है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों जो मूत्र का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों मूत्र का पीएच मान होता है 6। दोस्तों पीएच स्केल होता है, एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है दोस्तों? एक पीएच स्केल होता है। इस पीएच स्केल पर 1 से लेकर के 7 तक अंक होते हैं। 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, बीच में 7 होता है दोस्तों। ये तो होता है 1 से लेकर के 6 तक तो होता है अम्लीय, और 7 से लेकर के जो 14 तक होता है दोस्तों वो होता है क्षारीय। तो दोस्तों पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच स्केल होता है 1 से लेकर के इसमें 14 तक होता है, और जो 7 नंबर होता है दोस्तों वो होता है उदासीन। वो क्या होता है? उदासीन होता है 7 नंबर पर। तो इससे पता चलता है कि इसका पीएच स्केल, किसका पीएच मान कितना है। तो जो अमल का पीएच मान था दोस्तों वो था 6। वो कितना था? 6 था दोस्तों। 6 किस में आ रहा है? अमल में ही तो आ रहा है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है दोस्तों जो जो मूत्र का पीएच मान होता है वो कितना है? 6। और दोस्तों किस में आता है? ये अम्लीय है। क्या है ये? अम्लीय है। मूत्र है वो किस प्रकार का है? अम्लीय है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब बात होती है कि जब मूत्र में जो पीला रंग होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है?
आपने देखा होगा जो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, तो वो एक वर्णक आता है दोस्तों, यूरेक्रोम। यूरेक्रोम वर्णक के कारण होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो मूत्र में दुर्गंध आती है वो दो तरीके से आती है। एक तो ताज़ा मूत्र की दुर्गंध अलग होती है, एक कुछ समय बाद में दुर्गंध अलग होती है। तो ताज़ा मूत्र की जो दुर्गंध होती है दोस्तों मूत्र में, वो होती है यूरिनोइड के कारण। किसके कारण? यूरिनोइड के कारण। और कुछ समय बाद में जो दोस्तों जो दुर्गंध आती है वो आती है अमोनिया की। आपने देखा होगा जो टॉयलेट में जो दुर्गंध आती है दोस्तों वो अमोनिया की जैसी आती है। किसकी जैसी आती है? अमोनिया की जैसी आती है। दोस्तों क्यों आती है अमोनिया की जैसी? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो ताज़ा मूत्र में जो दुर्गंध आती है वो यूरिनोइड की आती है। यूरिनोइड को जो सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, कुछ समय के बाद में दोस्तों उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, यूरिनोइड को जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कुछ समय बाद में अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में। जिसके कारण दोस्तों कुछ समय बाद में या टॉयलेट में जो दुर्गंध आती है वो अमोनिया की आती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये मैंने यही बात बताई कि जो टॉयलेट में गंद आती है वो अमोनिया के कारण आती है, ठीक है, और यूरिनोइड को सूक्ष्म जीव अमोनिया में बदल देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मूत्र में जल कितना प्रतिशत होता है। तो लगभग दोस्तों मूत्र में जो जल पाया जाता है वो होता है 95% होता है। लगभग 2 से 3% क्या होता है दोस्तों, इसमें यूरिया पाया जाता है। मूत्र में 2 से 3% क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो अदर है वो है मूत्र में और भी चीज़ होती है दोस्तों, जैसे कि यूरिक अम्ल भी मूत्र में पाया जाता है। मानव का जो मूत्र होता है उसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। एक अम्ल होता है दोस्तों हिप्यूरिक अम्ल। क्या होती है? हिप्यूरिक नाम का एक अम्ल होता है, वो भी मूत्र में पाया जाता है। और एक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, इसे कहा जाता है क्रिएटिनिन प्रोटीन। दोस्तों ये क्रिएटिनिन जो प्रोटीन होती है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी मात्रा जो गर्भवती जो महिला होती है ना, जो गर्भवती महिला होती है उसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब स्लाइड टेस्ट के द्वारा दोस्तों इसकी जांच की जाती है गर्भवती महिला की, तो तब पता चलता है दोस्तों जांच के बाद में कि जो गर्भवती महिला होती है उसमें जो क्रिएटिनिन प्रोटीन होती है दोस्तों, वो क्रिएटिनिन प्रोटीन की मात्रा मूत्र में बढ़ जाती है गर्भवती महिलाओं के। तो इस बात का आप ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूरिया की। दोस्तों यूरिया होता क्या है? यूरिया का दोस्तों रासायनिक नाम है कार्बेमाइड, ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र है NH2CO NH2, ठीक है। और दोस्तों इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण होता है लीवर में। इसका निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका निर्माण होता है लीवर में। अब दोस्तों बात आती है जो अमोनिया होता है ना वो लीवर में, जो यूरिया होता है ना वो लीवर में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। अमोनिया के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में उपस्थित होता है। तो दोस्तों होता क्या है, जब मैंने आपको जीवों के आधार पर दोस्तों मैंने बताया था कि जो उत्सर्जन में मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, उन्हें शरीर से हानिकारक पदार्थों को शरीर से विभिन्न रूपों में बाहर निकाला जाता है अलग अलग जीवों में। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों अमोनिया के रूप में भी बाहर निकाला जाता है जिन्हें अमोनोटेलिक कहा जाता है। फिर मैंने बताया था यूरिया के रूप में भी बाहर निकाला जाता है जिन्हें यूरोटेलिक कहा जाता है। और दोस्तों फिर मैंने आपको बताया था कि यूरिक अम्ल के रूप में भी बाहर निकाला जाता है, यूरिकोटेलिक कहा गया था दोस्तों। बात आई आपको याद? तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि अगर अमोनिया के रूप में बाहर नहीं निकाल पा रहा है दोस्तों उस चीज़ को, तो उसको यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। और यूरिया में जब भी यूरिया के रूप में भी उसको शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो दोस्तों उसे यूरिक अम्ल के रूप में उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि दोस्तों यूरिक अम्ल होता है उसे पानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से इसे चेंज करके भी शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों मूत्र में यूरिया उपस्थित होता है, लेकिन मूत्र जो निर्माण होता है यूरिया का, जो यूरिया का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है लीवर में। किस में होता है? लीवर में होता है। और लीवर में किस रूप में होता है? अमोनिया के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। दोस्तों उसको एक विधि होती है, एक चक्कर होता है, क्रेब्स हैंसलिन चक्कर या ऑर्निथिन ओर्जिनिन चक्कर भी कहा जाता है। तो अगर दोस्तों मैं बात कहूँ कि यूरिया का निर्माण लीवर में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, लेकिन इसको क्रेब्स हैंसलिन चक्कर या ऑर्निथिन ओर्जिनिन चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण निम्न में से किसके रूप में होता है, किस क्रिया के द्वारा होता है, किस चक्कर के द्वारा होता है? तो दोस्तों किस चक्कर के द्वारा होता है? क्रेब्स हैंसलिन चक्कर के द्वारा या ऑर्निथिन ओर्जिनिन चक्कर के द्वारा होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो यूरिया होता है इसको छाना जाता है किडनी के द्वारा। निर्माण लीवर में होता है, इसको छाना किस में जाता है दोस्तों?
किडनी में छाना जाता है। दोस्तों यूरिया प्रतिदिन हमारे शरीर से लगभग 25 से 30 ग्राम बॉडी से बाहर निकलता है। कितना निकलता है दोस्तों? 25 से 30 ग्राम बॉडी से बाहर निकलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों अपने पास जो महत्वपूर्ण जो बातें थी दोस्तों वो अपन ने कर ली। अब जो किडनी की जो मुख्य इकाई होती है दोस्तों नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के कार्य पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सेक्शन की एक क्लास लगेंगे दोस्तों। एक संरचना में एक, जब इसके दो पार्ट और आएंगे, एक पार्ट में दोस्तों इस नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाऊंगा, दूसरे पार्ट में दोस्तों नेफ्रॉन की जो थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज है, थ्योरेटिकल पार्ट है, उस थ्योरेटिकल पार्ट को समझाऊंगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद में क्वेश्चन सेक्शन करेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों जो अपने भाई बंधु है दोस्तों जो पढ़ते हैं उन्हें जरूर बता दिया करो यार, बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और आपके बीच में मेहनत करके दोस्तों जब एक एक चीज़ बिल्कुल फिल्टर करके एक तरीके से किडनी की तरह बिल्कुल फिल्टर करके लेके आते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।